हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ा था। आज हम उसका टैक्स इंसिडेंस करेंगे और बाकी सारे पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, टैक्स इंसिडेंस हमें देखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है और नॉन रेजिडेंट पे कब टैक्स लगता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हम साथ में देखते हैं। इनकम रिसीव्ड, ये बस डीम्ड इनकम की बात कर रहा है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, या फिर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव हुई है लेकिन वो इनकम अराइज कहाँ हुई है, इंडिया से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स का घर कहाँ है, एम्स्टरडैम में है। सपोज एम्स्टरडैम में उनका एक घर है जो कि उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया है और उनको रेंट रिसीव हो रहा है, बट वो रहते कहाँ पे हैं, इंडिया में। तो रेंट रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है। लेकिन ये जो रेंट की इनकम है ये अराइज कहाँ हुई, ये तो एम्स्टरडैम के घर से अराइज हुई है ना। तो इनकम अराइज बाहर से हुई है लेकिन रिसीव इंडिया में हुई है। ऐसे केसेस में टैक्सेबिलिटी किसकी रहेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स देना है और नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स देना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट साथ में देखते हैं। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ये वही डीम्ड इनकम के लिए सेम पॉइंट है। ठीक है, ये वही पहले दूसरे पॉइंट को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम आपकी अराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि घर इंडिया में था जिसको हमने रेंट पे दिया था, और मान लेते हैं कि हम एम्स्टरडैम में थे। जब हमें पैसे मिले, उसके रेंट के पैसे मिले, तो हम एम्स्टरडैम में थे। बट अगर मेरी इनकम इंडिया में अराइज भी हो रही है तो टैक्सेबिलिटी किसकी बनेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट या फिर एनआरआई, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले 4 पॉइंट्स को देख के क्या क्लियर होता है कि अगर मेरी इनकम या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या तो मेरी इनकम इंडिया में अराइज हुई हो, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी होती है ना, तो ऐसे केसेस में तीनों को ही टैक्सेबिलिटी पड़ती है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। मतलब इनकम रिसीव भी बाहर हो रही है, इनकम अक्रू भी बाहर हो रही है, अराइज भी बाहर हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। जिस बिजनेस की वो इनकम है ना, बस उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। बिजनेस भी बाहर का, बिजनेस का कंट्रोल बस इंडिया में है। ऐसे केसेस में किसको टैक्स पे करना होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट एनआरआई को इसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है। ऐसे केसेस में उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड एंड अराइज्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव भी बाहर हुई, बाहर का मतलब है इंडिया से बाहर। ठीक है, हम एम्स्टरडैम का एग्जांपल लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि इनकम रिसीव भी एम्स्टरडैम में हुई, अराइज भी एम्स्टरडैम में हुई, और जिस बिजनेस से अराइज हुई है वो बिजनेस भी एम्स्टरडैम का ही था। ऐसे केसेस में क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो हमेशा टैक्स देना ही पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा है, इंडिया में ही रह रहा है, तो उसको टैक्सेबिलिटी तो पड़ेगी। और बाकी नॉन रेजिडेंट की और एनओआर की या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती है ऐसे केसेस में। लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट क्या है, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड, अक्रूड मीन्स अराइज्ड, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या, प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही है, प्रीवियस ईयर के पहले के किसी साल में ये इनकम अराइज भी बाहर हुई है, रिसीव भी बाहर हुई है, बस प्रीवियस ईयर में ये क्या हुआ है, इनकम इंडिया में भेज दी गई है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो तीनों को ही एग्जेम्पशन मिल जाता है और किसी को भी ऐसी इनकम पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सारी बातें थी किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम आते हैं किस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है, हम बात करें किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, फर्म की और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। इन तीनों में से ही अगर इनका जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट है, अगर वो पूरा होली या पार्टली थोड़ा सा भी इंडिया में है ना, तो हम उसे क्या मानेंगे, रेजिडेंट, कि वो HUF रेजिडेंट है, फर्म है तो रेजिडेंट है, AOP है तो रेजिडेंट है। होली का मतलब कि इनका पूरा कंट्रोल इंडिया में है,
पार्टली का मतलब क्या? पार्टली का मतलब आप लोग ये कंफ्यूज मत करिएगा कि 50-50%। पार्टली का मतलब हो सकता है कि अगर 1% भी इंडिया में है ना, तो भी हम उन्हें रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। बाकी सारे केसेस में इनको क्या बोला जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो एचयूएफ, फर्म और एओपी के लिए क्या, बस एक चीज़ चेक करनी है कि इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ होता है। अगर ज़रा सा भी इंडिया में होता है तो उनको रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, बाकी सारे केसेस में उनको नॉन रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात हो गई। अब आते हैं किस पे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए ना नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, फर्म और एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये लोग सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होते हैं। इंडिविजुअल को छोड़ के बस एक एचयूएफ ही ऐसा पर्सन है जिसको हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कंडीशन के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एचयूएफ में आप लोगों को पता होगा कि जो एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की एक हिंदू फैमिली है, बिजनेस है, और जो उसका हेड है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कर्ता। तो हम कर्ता के लिए देखेंगे जो एडिशनल कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी ना इंडिविजुअल्स के लिए, कि लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स उसने रेजिडेंट रहा हो इंडिया का, और पिछले 7 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में स्टे किया हो। जो सेम कंडीशंस हमने इंडिविजुअल की पढ़ी थी वो सेम कंडीशन हम कर्ता के लिए देखेंगे, और अगर कर्ता वो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या मान लेंगे? एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो ना देखा हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो एचयूएफ, फर्म और एओपी रेजिडेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हमें सिर्फ इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। अगर पूरा पूरा इंडिया में है या ज़रा सा भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अगर नहीं है, थोड़ा सा भी इंडिया में नहीं है, तो नॉन रेजिडेंट है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ही नहीं सकते हैं। अगर हमें एचयूएफ के लिए एडिशनल कंडीशन देखनी है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए, तो हम कर्ता का देखेंगे, कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। और अगर कर्ता इंडिविजुअल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा दोनों, तो हम उस एचयूएफ को ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज उसे क्या मानेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। लास्ट है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी है इनफैक्ट। कंपनी में अगर देखिए 2 टाइप्स की कंपनी होती है ना, एक अपनी इंडियन कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, बिना किसी और आर्ग्यूमेंट के सीधे सीधे हम उसे रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी भी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होती है, इसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है विदाउट एनी इफ एंड बट, वो रेजिडेंट है, उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो हम क्या देखेंगे? उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो उसको रेजिडेंट कंपनी मानेंगे। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। बस इतनी सी बात थी। अगर आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।